इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीएससी नेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर नोन एज। जब दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है किसी दिए गए टेम्परेचर पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा। उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है दोनों तरफ से वो आपके सेम होती है। ओके, तो उन्हें हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक क्या होते हैं और हाइपरटोनिक क्या होते हैं आपको पता होगा अच्छे से। आइसोटोनिक सोल्यूशन में दोनों सोल्यूशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है वो आपकी इक्वल होती है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज राइबोफ्लेविन। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन से विटामिन की जो नाम होता है वो आपका राइबोफ्लेविन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, राइबोफ्लेविन आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी है, विटामिन बी2 है, आपके पास विटामिन बी6 है और विटामिन बी12 है। ठीक है, तो विटामिन बी2 जो होता है आपका राइबोफ्लेविन के नाम से जानी जाती है। राइट क्वेश्चन इज स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। स्टार्च यहाँ पे किस चीज का पॉलीमर होता है? तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि स्टार्च जो होता है आपका एमाइलोपेक्टिनोल और एमाइलोज से आपका जो होता है ये मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसका किसका पॉलीमर होता है आपका ये आपका पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का ये आपका जो होता है स्टार्च पॉलीमर होता है। क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज होता है आपका ये किस चीज से मिलकर बना होता है? तो बेसिकली आपका जो ब्रॉन्ज होता है आपका कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, राइट आंसर विल बी डी। ब्रॉन्ज जो होता है आपका कॉपर और टिन के मिलकर बनता है, जो कि आपका अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हेल्वोलॉर जेलेंस्की रिएक्शन। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हेल्वोलॉर जेलेंस्की में कौन सा यहाँ पे हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं यहाँ पे रेड फॉस्फोरस का। ठीक है, रेड फॉस्फोरस का यहाँ पे यूज किया जाता है, याद रखना। ठीक है, रेड फॉस्फोरस का यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट इज द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तरफ यहाँ पे कौन सा कंपाउंड काफी ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा? तो बेसिकली अगर यहाँ पे बनाया जाए क्वेश्चन, जैसे इसका जो आंसर होगा आपका बेसिकली एनालिन होगा। क्यों होगा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप बेंजीन बनाते हो, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है? बेसिकली यहाँ पे NH2 लगा होता है। ठीक है, NH2 लगा होता है। और अगर यहाँ पे जो देखा जाए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिसको इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, यानी कि उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसके पास नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ग्रुप को यानी कि यहाँ पे बेंजीन को सेंड करता है। ठीक है, बेंजीन को डोनेट करता है और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो एक्टिवेट कहाँ पे होता है? आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल के केस में? वो कंपाउंड रिएक्टिव होगा जो कि आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कौन बढ़ा रहा है? यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और ये आपका जो होता है बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होता है, इसलिए आपका जो होता है ये कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। ओके, अगर हम बात करें टॉल्यूइन की, तो टॉल्यूइन में आप देखा होगा टॉल्यूइन में क्या होता है? टॉल्यूइन में जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है आपका CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, CH3 ग्रुप लगा होता है और CH3 ग्रुप आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग इज नोन एज अ बायो कैटलिस्ट। यहाँ पे बताना आपका बायो कैटलिस्ट कौन होता है? तो आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। एंजाइम्स जो होते हैं आपके बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ये आपके जो होते हैं एंजाइम्स, इन्हें हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल्स एग्जॉस्ट कॉजेस। आपके व्हीकल्स में जो ठीक है स्मोक निकल रहे होते हैं उसमें मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब जो फ्यूल होता है वो अनबर्न हो जाता है, यानी कि एक तरीके से पूरी तरह से कंबस्टन नहीं हो पाता है उसका, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस गैस होती है एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो हीमोग्लोबिन की उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है RBC का। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? रिड्यूस द ऑक्सीजन। ठीक है, रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द RBC। राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है? काफी इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन है, याद रखना। DDT जो होता है ये आपका एक तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ओके, ये आपका पोल्यूटेंट होता है, काफी हार्मफुल पोल्यूटेंट होता है DDT, जो कि अभी बैन है। और ये आपका जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ओके, नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच गैसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यानी आपको बताना है दिए गए ऑप्शन से कौन सी गैस है जिसके बढ़ने पर ग्लोबल वार्मिंग में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन होगा। आपने देखो नाइट्रोजन कितना परसेंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग पे। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन
दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं। तो आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन आपके पास जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर आपके यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनता है। और बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पेंटिंग मिस्टेक है, ये आपका सी नहीं होगा, एक तरीके से CH4 ले सकते हो, ठीक है। CH4 मीथेन बेसिकली आपका ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एल्केन्स। एल्केन्स में आपके पास किस तरीके का यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्केन्स, तो एल्केन आपको पता होगा ये आपका एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं एल्केन के केस में। लाइक अगर एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, मेथेन का, तो यहाँ पे देखोगे जो कार्बन के चारों वैलेंसी होगी हाइड्रोजन से अटैच है, और यहाँ पे जो चारों, ठीक है, बॉन्ड होंगे ये आपके सिंगल होंगे, ये आपका एल्केन्स में आता है। नेक्स्ट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH। OH का जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं, ये आपका कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये OH। बाकी आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है दूसरा, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप आपका CHO होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which are the following which is the IUPAC name of the CH3COOH। तो बेसिकली आपका ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, और यहाँ पे आपका IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम इसका क्या होगा, IUPAC नेम आपका पूछा गया, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा आपका एथेनोइक एसिड होगा, याद रखना, ठीक है। इसका IUPAC नेम पूछा गया है, नॉट अ कॉमन नेम। एसिटिक एसिड आपका ये कॉमन नेम होता है, और IUPAC नेम जो होता है ये आपका एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स टू सैचुरेटेड वंस। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को होते हैं जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना यानी कि उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। बेसिकली अगर आप एल्केन में हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो आपका किस में चेंज हो जाता है, वो आपका एल्केन में चेंज हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होगा बेंजीन का क्या होता है, 6,6H6 जो होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का, ओके। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी वाला होगा। नेक्स्ट इज कुछ ऑफ फॉलोइंग से एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे बताना है कौन से कंपाउंड यहाँ पे एरोमेटिक दिए गए ऑप्शन में से आपका एरोमेटिक कंपाउंड कौन है। तो ऑप्शन आपके पास मिथेन, एथेनॉल, बेंजीन, एथीन। राइट आंसर विल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज कुछ ऑफ फॉलोइंग द सिंपलेस्ट एल्कीन, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन यहाँ पे कौन सी है, तो मेथेन है, मेथेन तो होगा नहीं आपका, ठीक है। एथेन, एथीन, ब्यूटेन। राइट आंसर विल बी एथीन, ठीक है। एथीन आपका जो होता है आपका सिंपलेस्ट एल्कीन होती है C2H4, ओके। नेक्स्ट इज which of the following is नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका OH, ठीक है, ये आपका ग्रुप है। COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी आपका CH3, ठीक है। CH3 इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में आता है, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में आता है, दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ओके। नेक्स्ट इज फॉर्मेल्डिहाइड, क्या आता है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड कौन सा आपका, फॉर्मेल्डिहाइड आपका होता है HCHO, ठीक है। HCHO से हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज IUPAC नेम ऑफ द, ठीक है। IUPAC नेम बताना आपको, ये आपका हिंदी वर्जन है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है, इसका बताना आपको CH3O ठीक है। इसका आपको IUPAC नेम बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द IUPAC नेम ऑफ द, यहाँ पे इसका थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है। हिंदी वर्जन इसका करेक्ट है। IUPAC नेम किसका बताना है आपका, CH3O का बताना है, ठीक है। इसका IUPAC नेम आपको बताना है। तो IUPAC नेम ऑफ द इसका क्या होगा, इसका जो IUPAC नेम होगा आपका राइट आंसर विल बी सी, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ ऑफ फॉलोइंग इज एस्टर। यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा एस्टर है, ठीक है। एस्टर आपको बताना है कौन सा होगा। तो एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है आपका पता होगा COO, ठीक है, डैश, ये आपका एस्टर का, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता है एक तरीके से। तो आपको बताना है इसमें कौन सा एस्टर है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपको देखना है, ये आपका एसिड है, ठीक है, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ये आपका एसिड, ये आपका एस्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको COO, यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट इज पूछा तो फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास मिथेन है, एसीटोन है, ग्लूकोज, NaCl। NaCl इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका आयनिक कंपाउंड में आता है, ओके। नेक्स्ट है व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एसीटोन। एसीटोन में आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एसीटोन आपको पता होगा, एसीटोन में आपके पास CO, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है। बेसिकली आपका ये कीटोन में आता है, ठीक है। कीटोन ग्रुप आपका जो होता है ये प्रेजेंट होता है एसीटोन में, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्राइमरली मेड अप ऑफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके किस चीज के बने होते हैं, प्राइमरली आपके बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है यूरिया किसका एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, एमाइड का, एमाइन का, या फिर अल्कोहल का। तो यूरिया जो होता है ये आपका
एमाइड का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। NH2CO NH2 होता है यूरिया का फार्मूला। और जो CO NH2 ग्रुप होता है ये आपका एमाइड ग्रुप होता है, ठीक है। ये आपका एमाइड ग्रुप होता है, याद रखना। ये एमाइन ग्रुप नहीं होता, ये आपका एमाइड ग्रुप होता है CO NH2। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एमाइड ग्रुप में कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which reagent is used to test for unsaturation in organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखने के लिए कि कंपाउंड के पास है या नहीं है, तो यहाँ पे हम किस रीजेंट का यूज करते हैं। कई सारे रीजेंट होते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कौन सा यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन आपके पास ब्रोमीन वाटर है, लाइम वाटर, सिल्वर नाइट्रेट या फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन। राइट आंसर है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। Br2 वाटर का यूज करते हैं हम यहाँ पे अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक यानी कि हम बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए यूज करते हैं। इसमें से कौन से कंपाउंड को हम, तो ऑप्शन आपके पास ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन, बेंजीन। राइट आंसर भी ईथर, ठीक है। याद रखना ईथर को जो होता है यहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए भी यूज किया जाता है। अभी नहीं करते लेकिन बट पहले किया जाता था, ठीक है। ईथर को काफी ज्यादा यूज किया जाता था। नेक्स्ट इज विच एसिड इज फाउंड इन विनेजर। विनेजर में आपके पास कौन सा यहाँ पे एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरका में किस तरीके का इसलिए आपको देखने को मिलता है, तो आपको पता होगा यहाँ पे एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। एसिटिक एसिड यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में आपको बताना है, तो याद रखना, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास sp होता है, ठीक है। जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो sp के पास आप क्या है, sp के पास 50% s है, ठीक है। 50% s करेक्टर है। और p पर कितना है, p भी आपका 50% है, ओके। p भी आपका 50% है। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो राइट आंसर विल बी, यहाँ पे आप देखोगे sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन sp2, देन sp3। sp3 में क्या होगा, sp3 में आपके पास कितना है, ठीक है। sp3 में आपके पास 25% ऐसे, ठीक है। 25% ऐसे और 75% p है, ठीक है। ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a एलिफैटिक कंपाउंड है। एलिफैटिक कंपाउंड इसमें से कौन सा नहीं है, तो एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके एलिफैटिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये आपका चेन स्ट्रक्चर होता है, ये आपका एलिफैटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा एलिफैटिक कंपाउंड नहीं है, तो एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एथेन या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये आपका एलिफैटिक कंपाउंड में नहीं आता है, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड में आता है, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आपका साइक्लिक कंपाउंड में आता है, जिसमें आपका रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ओके। यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, ये आपका एलिफैटिक कंपाउंड में नहीं आता। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहाँ पे बेसिकली बताया गया कि एलिफैटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अलग अलग टाइप से कंपाउंड वहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट इज which of the following instrument is used for locating submerged object into the ocean। अगर कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड हो जाता है, ओशन में डूब जाता है, तो वहाँ पे ठीक है किस यूज यानी किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम वहाँ पे, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वहाँ पे पता लगाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ गया, ठीक है। आप वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है किधर गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको सोनार, ठीक है। सोनार यहाँ पे ये होता है एक तरीके से रेडियो वेव्स यहाँ पे यूज की जाती हैं, ठीक है। और उसका यूज करके हम जो है यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज तो फॉलोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बताना है, रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड वाटर। तो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन अच्छे से याद करके आना, हो सकता है बेसिक क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ बताना है कौन सा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक, केयरफुली आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो आता है, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखा जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2Na है प्लस H2O है, और यहाँ पे आपके पास 2Na मिल गया, ठीक है। और इधर भी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इधर बैलेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अगर देखोगे तो यहाँ पर 2Na हो गया, ठीक है। इधर भी 2Na है और यहाँ पे पास 4 हाइड्रोजन है और इधर भी आपके पास 4 हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर विल सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल होगा, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आयरन यहाँ पे कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके जगह पे फेरस सल्फेट बन रहा है, ओके। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस STP। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका कितना मोल बनाती है, तो ये आपका 1 मोल बनाती है, ठीक है। 1 मोल यहाँ पे बनता है, ये आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बताया गया है। 22.4 लीटर आपका 1 मोल के इक्वल होता है एट STP पर, ओके। नेक्स्ट द शेप ऑफ द CH4 मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपका मेथेन का क्या शेप क्या होता है, यहाँ पे ये जो इसका शेप होता है आपको पता होगा, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप होता है, ओके। यहाँ पे जो मेथेन का शेप होता है आपका टेट्राहेड्रल शेप होता है। और बेसिकली कैसे बनता है, यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन ऊपर लगा होता है और 3 हाइड्रोजन नीचे लगे होते हैं,
ओके, तो ये आपका जो होता है ये टेट्राहेड्रल शेप का बनाता है, टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पे बनता है मेथेन का। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपके पास कौन सा यहाँ पे, तो आयरन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम। राइट आंसर पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपका जो होता है ये बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। नेक्स्ट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O, कॉन्जुगेट बेस अच्छे से याद करके जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट बेस एक बार देख लेना, सिंपल से यहाँ पे होता है कैसे निकाला जाता है कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कॉन्जुगेट बेस आपको यहाँ पे जो है H2O का बताना है, ठीक है, H2O का आपको पास कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे बताना है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अगर आप, ठीक है, H2O में -H+ कर दोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक H+ यहाँ पे निकाल दिया जाएगा तो ये आपका जो होता है ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ठीक। और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा इसका, अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आपको उसमें H+ ऐड कर देना। H2O में अगर H+ ऐड कर दोगे यहाँ पे, H+ ऐड करने पे आपके पास क्या बनेगा, H+ ऐड करोगे यहाँ पे आप बन जाएगा H3O+, ठीक है, ये आपका जो होता है ये कॉन्जुगेट एसिड होता है। ओके, तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, OH- होगा यहाँ पे, ये आपका जो होता है ये कॉन्जुगेट बेस होता है H2O का। ओके, नेक्स्ट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बताना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में यहाँ पे क्या क्या बेसिकली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन आपके पास ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। तो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन में दोनों देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द गैस इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखना। कौन सा गैस से रिलीज होती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका रिलीज होती है, ठीक है। बेसिक जनरल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें से कोवैलेंट कंपाउंड कौन सा है। सोडियम क्लोराइड आपको पता होगा आयनिक है, MgO भी आपका आयनिक है, ठीक है। मेथेन, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका जो राइट आंसर होगा आपका मेथेन। मेथेन आपके पास जो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उन्हें पीट पीट कर एक पतली सी चादर बना दी जाती है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, इसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ओके, इसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एथीन, एथीन में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है। एथीन का जो फार्मूला होता है आपका पास क्या होता है, C2H4 होता है, ठीक है, C2H4 इसका फार्मूला होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप बताना है क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं आपके सिग्मा होते हैं, और डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, बेसिकली 4 पाई बॉन्ड ऐसे हो गए, प्लस डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो डबल में एक सिग्मा और एक पाई, यानी कि 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, N2 में कितने आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन आपको पता होगा N2 होता है, और इसका जब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपके ट्विन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है, तो रुबिडियम, ठीक है, रुबिडियम की यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस होगी वो आपके पास सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद ब्रोमीन वाटर, फेनॉल का अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है। फेनॉल का अगर आप रिएक्शन करवाते हो यहाँ पे बेसिकली अगर बनाया जाता है आपका फेनॉल होता है, ठीक है, OH, और इसके साथ Br2 का रिएक्शन करवाते हो आप, Br2 का रिएक्शन करवाने पे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जो है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे बेसिकली यहाँ पे Br ऐड हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, ये आपका, ठीक है, इधर Br और इधर भी Br आपका ऐड हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, ठीक है, 2,4,6, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स, रॉकेट में फ्यूल की तरह कौन सा यहाँ पे यूज किया जाता है। रॉकेट में फ्यूल की तरह आपका लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन जो था आपके यहाँ पे यूज होता है फॉर द फ्यूलिंग इन द रॉकेट्स। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको बताना है कौन सा स्पीसीज होता है नियॉन में। तो आपके पास, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में वो होती हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका सेम होता है, ठीक है, उन सारी स्पीसीज का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा, उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो नियॉन के पास इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ये पास जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसका 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपके पास बताना है यहाँ पे कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो आप देखो यहाँ पे O2- है,
तो O2 माइनस है तो ऑक्सीजन का 8 हो गया और -2 लगा, इसका मतलब +2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। सोडियम है Na प्लस है, सोडियम का 11 होता है, प्लस लगा है, इसका मतलब एक माइनस करना है तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और Mg+2 है तो Mg का क्या होता है, Mg का 12 होता है और यहाँ पे +2 लगा हुआ है तो इसका मतलब -2 कर दोगे तो इसका भी 10 हो जाएगा। यानी कि सारे एलिमेंट का यहाँ पे 10-10 आ रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, ऑल दी अबव। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है उनको तो बिल्कुल भी करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं और जनरल क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स या बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप PY को भी चेक कर सकते हो, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।